हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है तुम सभी लोगों के। एकदम मस्त। यार वीडियो लेट हो गई, उसके लिए मेरी कोई गलती नहीं है, टेक्निकल ग्लिच है। वो भी टेक्निकल क्या बोलूँ, इंटरनेट वाला हमारा कुछ ज़्यादा ही महान है। तो इस वजह से उसके लिए बहुत दिल से माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास माफ़ करने के लिए। तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमने पीछे क्या पढ़ा। तो एक तो हमने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया है, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, इमरजेंसी के प्रोविज़न पढ़ लिए थे, आपातकाल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ लिया था आपका वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने पूरे डिटेल पढ़ ली थी। आप लोग इन लेक्चरों को जाकर के देख सकते हो, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप सीधा प्लेलिस्ट टाइप भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने पढ़ लिया है आपका नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कैग के बारे में भी सारी डिटेल पढ़ ली है। कल यानी कि संडे के दिन इन सभी टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि कम से कम 100 एमसीक्यूज हो जाएं। अगर 100 नहीं तो कम से कम 50 एमसीक्यूज तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, चाहे एक वीडियो बना के दूं चाहे 2 वीडियो बना के दूं। तो डोंट वरी एट ऑल, एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल से आराम से करते हुए चलेंगे। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है हापी धापी में छोड़ करके भगने का हिसाब किताब नहीं है। ठीक है ना, तो आराम से पढ़ते रहो, इंजॉय करते रहो। ठीक है जी, चलो। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बालक हम पढ़ने जा रहे हैं आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की एक अपनी ही वैल्यू है। सिर्फ ना ही ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही आपके लाइफ पर्पज से आपकी जीवन में भी इसका एक अपना ही योगदान है। आज जो भारत के अंदर लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को बनाए रखने का जो काम कर रहा है वो निर्वाचन आयोग कर रहा है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि लोकतंत्र क्या होता है, तो इसमें सिंपल मतलब है लोगों के द्वारा चुने गए सरकार, यानी जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हम सभी लोग चुन करके भेज रहे हैं, वही क्या कर रहा है, वहाँ पर जाकर के हमारे बिहाफ पे सरकार चला रहा है, काम कर रहा है। क्लियर है बात यहाँ पर। तो निर्वाचन आयोग को हम पढ़ेंगे। हालांकि आजकल थोड़ा विवाद में है, मद्रास चुनाव, क्या कहते हैं आपके जो वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए और उसके वजह जो कोरोना वगैरह का जो लहर आ गई बिल्कुल, उसके लिए कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पर इन सब बातों को दरकरार करते हुए, बिल्कुल साइड में रखते हुए, हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर। हम आज बात करेंगे इसके कार्य के ऊपर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो कहाँ पर है, कहाँ पर लिखा हुआ है, तो भाग 15 के अंदर आपका क्या करा गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा गया है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर के और 329 तक आता है। ठीक है, यानी 324 से लेकर 329 तक के बारे में किस बारे में लिखा हुआ है, आपके निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर इसको कब फाउंड किया गया। तो इसको बच्चों फाउंड किया गया 25 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, और इसीलिए 25 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। जो भी वयस्क, वयस्क कौन, जो 18 साल से ऊपर है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उसका मतदाता सूची में नाम है या नाम नहीं है, तो वो अपना नाम जाकर के क्या करवा सकता है, लिखवा सकता है, रजिस्टर करवा सकता है। उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है भारत की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। जहाँ तक आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों ने क्या करा होगा, कम से कम मुझे लगता है कि अपने उनके पास वोटर आईडी कार्ड होगा और वो वोट देते होंगे। कुछ लोगों का पहली बार होगा और कुछ लोगों ने पहले भी दे चुके होंगे। तो वोटर बेसिकली नेशनल वोटर्स जो डे है वो 25 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या करा गया, आपका चुनाव आयोग की क्या करेगी, गठन किया गया, उसको फाउंड किया गया। पर एक बात पता है आप लोगों को कि शुरुआती दौर पर यह उम्र 18 साल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जब देश आज़ाद हुआ था तभी से 18 साल के ही उम्र के लोग क्या कर रहे थे, वोट डाल रहे थे, ऐसा नहीं है। इसमें एक परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या हुआ, 61वां संवैधानिक संशोधन आया 1989। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ संवैधानिक संशोधन क्या होता है। जब भी संविधान के अंदर परिवर्तन किया जाता है तो उसे संवैधानिक संशोधन बोला जाता है, और जब इस संशोधन को राष्ट्रपति मान्यता दे देता है, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो वो अधिनियम बन जाता है। क्लियर है यहाँ पर बात। और वहां पर क्या करा गया, 61वें संवैधानिक संशोधन में क्या किया गया, 21 साल से उम्र को घटा के कितना कर दिया गया, 18 साल। पहले कितनी थी, 21 साल थी, और अब उसको घटा के कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। क्लियर है बात। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आर्टिकल बेसिकली जो चुनाव आयोग है वो किस किस तरीके के चुनाव करवाता है। तो बहुत ध्यान से समझ लेना। आर्टिकल 324 ये कहता है कि चुनाव आयोग जो संसद के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जो राज्य विधानमंडल के चुनाव हो रहे हैं,
या जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, उन सभी चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी किसकी? आपके चुनाव आयोग की। क्लियर है बात? यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायत के चुनाव कौन कराता है या नगर निगम के चुनाव कौन कराता है? तो ध्यान रखना, नगर निगम या पंचायत के चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भी दो स्तर पर है, एक देश के स्तर पर जो निर्वाचन आयोग के नाम से आया जाता है, और एक राज्य के स्तर पर जिसको हम राज्य निर्वाचन आयोग बोलते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग का काम सिर्फ क्या होता है? पंचायत और नगर निगम के चुनाव करवाना। बाद बाकी संसद के, आपके क्या कहते हैं, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, इन सभी के चुनाव कौन करवाता है? इन सभी के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है आपके चुनाव आयोग की। यहाँ तक तो बात क्लियर होती है। अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं। संसद के दो भाग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के चुनाव भी कौन कराएगा? आपका निर्वाचन आयोग। क्लियर है बात? अच्छा, और आपको पता होना चाहिए राज्य के अंदर विधानसभा होती है, और विधान सभा का भी चुनाव, जो एमएलए चुन के जाते हैं उसके भी चुनाव कौन करवाएगा? आपकी चुनाव आयोग। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अखिल भारतीय संगठन संस्था बोला जाता है। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, दोनों के लिए सामान्य रूप से क्या करता है? ये काम करता है। क्लियर है बात? यहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, उसके भी चुनाव किसने करवाए? इलेक्शन कमीशन ने। और अभी आपके क्या कहते हैं, पीएम मोदी जी वाले चुनाव हुए थे, उसके भी चुनाव किसने करवाए? आपके चुनाव आयोग ने। यहाँ तक बात क्लियर है? इस बात में किसी को कोई डाउट? अब इसकी फ्रेमिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है, कैसा होता है। वैसे तो बहुत बड़ी संगठन है, तो इसलिए एक बार एक चीज़ों को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ऐसे समझो, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और उसके नीचे दो और लोग होते हैं जिनको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर। दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके घर के अंदर दादाजी हैं और उनके दो लड़के हैं, ठीक है, और तीनों मिल करके पूरे घर की क्या लेते हैं? पूरे घर की जो भी क्या कहते हैं काम है, क्या करना है, कैसे करना है, इसमें जब ये दो तीन में से कोई दो सहमत हो जाए तो वो मतदाता के बेस पर, यानी कि उसकी मेजॉरिटी के बेस पर ये लोग क्या कर लेते हैं? हिस्सा ले लेते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, इसकी नियुक्ति की बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है और कौन करता है। तो ध्यान से समझना, इसकी नियुक्ति का कोई प्रोसेस नहीं डिफाइन है, यानी इसकी कोई एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं कर रखी है कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य आयुक्त बन सकता है, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। इसलिए इसकी नियुक्ति किसके पद, मतलब किसकी दया दृष्टि पर है? भाई साहब, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का जिसको मन करेगा वो उसको क्या बना देगा? चुनाव आयुक्त बना सकता है। वैसे तो जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, वही इसके पद पर आते हैं, पहली बात। दूसरा, और इसकी नियुक्ति करता कौन है? तो नियुक्ति का पूरा कार्यभार किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। मैंने पीछे भी बताया था, कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपका क्या कहते हैं, आपके पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपके क्या कहते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति और पीएम मिलके करते हैं। आपके चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो बहुत सारे पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या शुरू से ही ये मतलब तीन लोग थे इस इलेक्शन कमीशन में? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले 1950 से लेकर के और 1989 तक एक सदस्य ही, मतलब एक ही बंदा हेड होता था जिसका नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और नीचे कोई नहीं था। यानी इलेक्शन कमिश्नर दो और जो थे ना, वो उसके नीचे नहीं थे, सिर्फ एक ही आदमी था। पर 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने क्या करा? दो अन्य निर्वाचन आयोगों को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे दो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, उनको नियुक्त करने का काम कब हुआ? 16 अक्टूबर 1989 में। और कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। पर जब 1990 में फिर से इन दो निर्वाचन आयुक्तों के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और बोला गया नहीं, एक ही आदमी इस कार्यभार को संभालेगा। पर 1993 में दोबारा से अक्टूबर में दो निर्वाचन आयुक्तों को क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक ये तीन लोगों की क्या है? टीम है। क्लियर है बात? क्यों करा गया, इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। जो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है बच्चों, वो ये है
कि कहीं ना कहीं एक अकेला बंदा कुछ गलत डिसीजन ले सकता है, पर 3 लोग मिलकर के या 2 लोग मिलकर के गलत डिसीजन नहीं ले सकते। तो कहीं इसके मनमानी करने की, मतलब अपने मन से कुछ करने की जो ताकत है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई डाउट इस बात में? चलें। अच्छा, मान लो कि आपका चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे या कोई गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, तो उनको हटाया कैसे जा सकता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? मैंने ये प्रक्रिया आपको पहले भी समझाई है कल की क्लास में। और क्लास में क्या, जो हमने कैग के लेक्चर में हटाने का तरीका है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने का तरीका है, जो आपके चीफ जस्टिस को हटाने का तरीका है, सेम तरीका इसके लिए भी क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। ठीक है, चलो एक सेकंड बच्चों। अरे मम्मी पानी ला के दे देना। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाता है रिमूवल मोशन। सबसे पहले एक मोशन साइन होगा, अगर लोकसभा में है तो 100 मेंबर साइन करके देंगे, और अगर राज्यसभा में है तो 50 मेंबर साइन करके देंगे। उसके बाद ये मोशन जाएगा किसके पास, या तो स्पीकर के पास या फिर चेयरमैन के पास। स्पीकर के पास कब जाएगा बच्चों, जब लोकसभा के अंदर होगा, और चेयरमैन के पास कब जाएगा, जब राज्यसभा में होगा। किसी भी 2 में से कहीं पर भी शुरू किया जा सकता है। समझ में आ रही है यहाँ पर बात? उसके बाद क्या होगा, अगर स्पीकर बाबू बोल देते ना ना ई ना होगा, ई कैसे, ई ना करेंगे हम, तो भैया आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है वो वापस अपने दफ्तर चला जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। पर इलेक्शन कमिश्नर ने बोला जांच होनी चाहिए भैया, करो जांच, एक्सेप्ट कर लिया इस मोशन को। अब मोशन एक्सेप्ट हो गया तो एक 3 मेंबर की कमेटी बिठाई जाएगी, सेम प्रोसेस। और तीनों मेंबर की कमेटी क्या करे, अगर इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन में पाती है कि इसने सही में कोई गलती करी है, तो भाई साहब क्या होगा, तो बस फिर क्या है, फिर हायर एंड फायर वाला हिसाब किताब हो जाएगा, फायर करा जाएगा इनको। पाते ही इनके ऊपर जाएगा ये बिल, ये कहाँ पर चला जाएगा, अब चला जाएगा पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट के अंदर इनको चाहिए होगा 2/3 बहुमत। अगर 2/3 सदस्य ये बात कह देते हैं कि भैया इनको निकाल दो, हमें ये नहीं चाहिए, तब तो भैया क्या होगा, इनको निकाल दिया जाएगा। पर अगर मान लो नहीं हो पाता है तो फिर ये खुशी से बल्ले बल्ले क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे एकदम भांगड़ा पाते हुए। पर अगर क्या कहते हैं हो गया तो भाई रोएंगे फिर। क्लियर है बात यहाँ पर? तो सेम प्रोसेस जो हमने कैग में पढ़ा था, वही सेम प्रोसेस किसको हटाने के लिए, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए यूज किया जाता है। वेरी गुड, चलें आगे बढ़ें, चलें आगे चलते हैं। नियुक्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका भी कार्यकाल सेम है, 6 वर्ष और 65 साल, जो पहले आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक बच्चे का मुझे कल ऐसे समझ आया था, सर समझ में नहीं आया, तो मैं आज फिर से उसको बता देता हूँ कैसे। मान लो कि एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स। एक्स ने इलेक्शन कमिश्नर का पद लिया और उसकी उम्र थी 55 साल। तो वो मैक्सिमम कितने साल तक काम कर सकता है, वो मैक्सिमम 6 साल तक काम कर सकता है, यानी एट द एज ऑफ 61। अच्छा, और एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 62 साल, तो मैक्सिमम कितने साल तक काम कर सकता है, सिर्फ 65 साल। इन दोनों में जो पहले हो जाए, अगर वो 65 साल का पहले हो गया तो वो हट जाएगा, अगर 6 साल पूरे हो गए तो वो हट जाएगा। क्लियर है बात है यहाँ पर? अच्छा, हटते वक्त अपना त्यागपत्र किसको देगा, नन अदर देन राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो इसको नियुक्त करता है, और जो इसे नियुक्त करता है उसी को क्या देगा, अपना त्यागपत्र देगा। और अपना वेतन जो है, जो इसका वेतन आता है, जो इसकी सैलरी आती है, वो बिल्कुल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर आती है। शायद 2,80,000 रुपये, 2,00,000-2,50,000 रुपये के राउंड है, एक बार प्लीज़ चेक कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं कि सर इसकी ज़रूरत क्यों है, उन्हें ना हो तो क्या हो जाएगा। हालांकि वैसे तो इस समय क्या ही कर रहा है ये तो जाने, बट स्टिल निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, बहुत सारे काम करता है। ठीक है, क्या क्या काम होते हैं इसके। सबसे पहला काम इसका होता है निर्वाचन नामावली, यानी कि एक लिस्ट तैयार करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है। ठीक है, नामवाली तैयार करता है कि हाँ भाई आप वोट देने के, आप देखते हो ना जब वोटिंग वाला टाइम आता है तो एक लिस्ट जारी होती है जिसमें आप जाके अपना चेक करते हो। उसके बाद ये मतदाता पहचान पत्र तैयार करता है जिसमें फ़ोटो लगी होती है। उसके बाद ये एक और काम करता है, ये करता है राजनीतिक दलों के चुनावों को मान्यता प्रदान करता है। यानी मान लो कि कल मैं भी फूल लेकर के चला जाऊँ, वैसे तो फूल बनाते हैं पर मैं फूल लेके चला जाऊँ कि ये वाला फूल है भैया, इसको देखो ये क्या कमल का फूल मैं रख सकता हूँ, तो जो चुनाव आयोग है वो मना कर देगा, बोलेगा नहीं,
ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एक ही को बनाने दो, ठीक है। अच्छा, और चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है और मान्यता प्रदान करता है, यानी कोई दल राष्ट्रीय दल है या राज्य स्तर पर है, इस बात के बारे में जो मान्यता प्रदान करने का जो काम है वो कौन करता है? आपका इलेक्शन कमीशन करता है। उसके बाद विवाद के समाधान की कोशिश करता है। जैसे अभी आप देखते हो कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी ने कहा कि ईवीएम में घपला हुआ है, मुझे हरा दिया। पर ऐसा आप लोगों को पता है कि जब मतलब बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं ना कि बीजेपी क्या कहते हैं ईवीएम के साथ घपला करती रहती है, मेरी समझ में नहीं आता बीजेपी घपला क्यों करेगी जब बीजेपी सीधा एमएलए और एमपी खरीद सकती है तो जोक है, प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियस। कोई बीजेपी भक्त हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको फ्रेंडली क्रिटिसाइज कर रहा था। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है ये चुनाव में खर्चा कितना होगा, इस बारे में भी देखने का काम यही करता है, सीमा निर्धारित करता है। हालांकि चुनाव में खर्चा तो इतना होता है जितना कई सारे गरीब देशों का पूरा साल का बजट है ना, उतना तो हमारे यहाँ पे एक बार में चुनाव में खर्चा हो जाता है, ठीक है। हालांकि पता नहीं किस बात की सीमा निर्धारित करती है और कितनी जांच करती है, बट फिर भी। और साथ ही साथ आचार संहिता यानी कि आदर्श आचार संहिता, कई बार आप देखते हो कि रैलियों में मतलब बहुत गलत बोल जाते हैं। हालांकि भाषा तो इतनी ख़राब हो चुकी है आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की और साथ ही न्यूज़ चैनलों की कि आपको कोई और टेंशन नहीं है, आपको कुछ गलत देखने की जरूरत नहीं है। आप इनकी डिबेट देख लो, आप इसी से समझ जाओगे कि कितने ही अच्छे हैं। क्लियर है बात? चलो तो देखो, सबसे पहले क्या होता था, चुनाव जो होता था ना बैलेट पेपर पे होता था। बैलेट पेपर होता है, एक पेपर होता था, उसके ऊपर साइन मतलब मोहर लगती थी और फिर उस पेपर को बॉक्स के अंदर डाला जाता था। पर उसे चेंज करके किस पे ले आए? ईवीएम पे ले आए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, आपका घपले का मतलब विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सभी को लग रहा है ईवीएम में घपला होता है। जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है सिर्फ वहाँ घपला होता है, बाद बाकी जहाँ अदर पार्टी जीतती है वहाँ कोई घपला नहीं होता है, समझ। वहाँ ईवीएम बिल्कुल ईमानदारी से खड़ी हो जाती है, और जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहीं क्या कहते हैं ईवीएम अपना धोखा दे देती है। ये भी एक अलग ही तरीके का मजाक है। क्रिटिसिज्म भी नहीं कर पा रहे ढंग से। सारी दिक्कत आज के टाइम पे क्या हो गई ना, हमारे पास अच्छा विपक्ष नहीं है, और मीडिया तो इतनी ज़्यादा मतलब हमारे मुद्दों को लेकर के सामने आ रही है। आप देख सकते हो कि एलियन दूध पी रहा है, गाय नहा रही है, इस तरीके के मुद्दे हैं। तो अगर हम ईवीएम की बात करें तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम की फुल फॉर्म है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है ये? इसका सबसे पहली बार जो उपयोग किया गया बालक, वो किया गया 1982 में पेरू विधानसभा के अंदर केरल में। यहाँ पे 50 मतदाता केंद्र में इसका पहली बार उपयोग किया गया। हालांकि इसको बनाया 1980 में गया था, पर इसका उपयोग क्या किया गया? 1982 में किया गया। पर सुप्रीम कोर्ट के बाद मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा विवादास्पद रहा और तब इसे ईवीएम को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। पर 1998 के बाद इसे आम चुनावों में यूज करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। हालांकि 2004 के बाद पूर्ण रूप से ईवीएम से ही चुनाव होने लगा, ठीक है। ईवीएम के अंदर, एक ईवीएम के अंदर 3840 वोट दर्ज किए जाते हैं, यानी कि टोटल जो मैक्सिमम वोट दर्ज किए जाते हैं वो 3840 वोट दर्ज किए जाते हैं। हालांकि एक बूथ पर, जहां पर एक जगह वोट देने जाते हो ना, उस पर मैक्सिमम 1500 ही वोट डाले जाते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, कितने वोट पड़ेंगे, कब समय होगा, ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करता है? आपका इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। क्लियर है बात यहाँ पर? तो इसके घपले को देखते हुए, यानी कि जो इसके ऊपर आरोप लग रहा था कि भाई ईवीएम में वोट इधर उधर हो रहे हैं, इस तरीके की जो बातें चल रही थी, उसको क्या करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसको लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने के लिए क्या करा गया? एक VVPT शुरू किया गया। क्या है ये VVPT? इसका मतलब है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें क्या होगा? इसमें जब आप वोट दोगे तो आपका एक प्रिंट आउट आएगा जो 7 सेकंड के लिए आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि हाँ, आपने जिसे पार्टी को वोट दिया है वो उसी पार्टी को मिला है, ठीक है। और उसके बाद वो जो मतलब आपका प्रिंट आउट होगा वो एक बॉक्स के अंदर गिर जाएगा, जिसे वो संभाल के रखा जाएगा। और कल को कहीं से लगता है कि चुनाव में घपला होता है तो VVPT की भी काउंटिंग कराई जा सकती है। क्लियर है बात? अच्छा, और इसका सर्वप्रथम उपयोग कहाँ पर हुआ? 2013 में नागालैंड के अंदर इसका सबसे पहले उपयोग किया गया। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैसा दिखता है यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो। तो VVPT जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका
आप वोट देते हो ईवीएम के अंदर, और ईवीएम का वोट जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यू कैन व्यू इट अबाउट 7 सेकेंड। ये जो है ये सीइंग इन बिलीविंग वाला कॉन्सेप्ट है कि आप देख लो भाई, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो, ठीक है। अच्छा, महिलाएं मतदान देने आए इसलिए, और महिलाओं को मतदान के लिए क्या करा जाए, मतलब जागरूकता फैलाई जाए, इसलिए एक नई चीज शुरू करी गई जिसका नाम रखा गया पिंक बूथ। पिंक बूथ क्या है, ये एक बूथ है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया, महिला वोटर्स के लिए बनाया गया। यानी महिला वोटर्स, महिला वोट करने आए यहाँ पर और अपना वोट करें, और ये पूरी तरीके से इन एंड आउट कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। क्लियर है बात यहाँ पर। अच्छा, इसे किसने लेके आए, तो भारत के 20वें चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन, नासिम जैदी। नासिम जैदी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में इसको पहली बार इस्तेमाल किया। इसमें जो चुनाव अधिकारी है से लेकर के और जितने भी सुरक्षा अधिकारी हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। हालांकि अब इसमें पुरुष भी जाके वोट कर सकते हैं, बट इसके सुरक्षा अधिकारी अभी भी कौन है, महिलाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह अलग से बना दी गई, जिससे क्या हो सके, देखो महिलाएं वोट देने नहीं आ पाती हैं कई सारे कारणों से, घर के काम होते हैं, फिर बच्चों को देखना होता है, ठीक है, और भारत में ज़्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ हैं, तो इसलिए इसका ये जो पहला सुझाव रहा वो बड़ा ही सही रहा, और कोई भी मिसबिहेव जैसी हरकतें ना हो, इसलिए महिलाओं के लिए करा गया, जो कि मेरी राय में तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है। इसी के साथ आपका इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट रह गया तो प्लीज़ मुझे बताना। अब बात करते हैं आपके लिए थोड़ा सा काम। पहला क्या है, आपके लिए होमवर्क के 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप प्लीज़ इसको करके लेकर के आना। पहला, क्या भारत का नया चुनाव आयुक्त कौन है, इस समय वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आपको बताना है। दूसरा, आपको बताना है कि लोकसभा 2019 के चुनाव में कितने चरणों में चुनाव हुआ था, यानी चरण आप गूगल पे करोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हर फेज में इलेक्शन होता है कि मतलब हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में 7 तारीख को, जम्मू पंजाब इस तरीके से 8 तारीख को, इस तरीके से होता है, क्योंकि भाई भारत बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि ईवीएम में नोटा यानी नन ऑफ दी अबव, यानी अगर आपको किसी को वोट देना नहीं है तो आप नोटा को दबा सकते हो कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। और ये जो वोट है, ये जो वोट क्या कहते हैं आपका, किस वर्ष में आपके ईवीएम के अंदर आई, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आपको बताना है। होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे इसे कमेंट करके बताना। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप इन क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।